So aspirants, let's start. Government of India Act 1990 सॉरी। तो इसको समझने से पहले इसका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा सोचने की कोशिश ये करो कि जस्ट कहानी की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 1773 से, और हम लोग आ चुके हैं 1909 तक। तो 136 ईयर्स, अगर 136 ईयर देखें 1773 से लेकर 1909 तक, 136 ईयर्स में हमें क्या मिला, व्हाट वी गॉट। अगर देखें तो नथिंग। आज भी हम ब्रिटिशर्स की मर्ज़ी पे जी रहे हैं। आज भी हमें जो पावर्स मिल रही है वो ब्रिटिशर्स की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग मिल रही है। आज भी हम उन्हीं की मर्ज़ी से रिकमेंडेड होकर नॉमिनेट हो रहे हैं। और तो और उल्टा उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट का यूज़ करके हमें डिवाइड कर दिया। सो अगर देखें तो 1909 तक कुछ भी हमें नहीं मिला था, ठीक है, मतलब बट 1909 तक ये कंडीशंस थी, बट 1947 में हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। तो जस्ट 38 ईयर्स में ऐसा क्या हो गया जो लास्ट 136 ईयर्स में नहीं हुआ, या लास्ट 200 ईयर्स में नहीं हो पाया, वो ये 38 ईयर्स में हो गया। ऐसा क्या जादू हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है वो धीरे धीरे हमारी सारी शर्तें मंजूर करने लगे और फाइनली हमें इंडिपेंडेंस दे दी। सो ऐसा जादू क्या हुआ, आई विल टेल यू। द ग्रेट मैन अराइव्ड इन इंडिया। द ग्रेट मैन मोहनदास करमचंद Gandhi came back to India, and he gave us the actual direction, he gave us the actual roadmap for the independent structure. तो महात्मा गांधी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हुई। तो एक काम करते हैं, कहानी को जो है हम लोग स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग से कहाँ से, तो कहानी की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कंपनी रूल से। तो कंपनी रूल स्टार्ट होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है कंपनी का रेगुलेशन विद द फर्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1773 से। उसके बाद जो है अदर चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, देन लास्ट चार्टर एक्ट, लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1853। उसके बाद होता है हमारा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और 1857 के बाद क्या होता है, उसका होता है गवर्नमेंट, उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 completely abolish द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के साथ ही इंडिया में स्टार्ट होता है क्या क्या स्टार्ट होता है इंडिया में, क्राउन रूल, ये या फिर ब्रिटिश रूल। तो इसके साथ इंडिया में ब्रिटिश रूल की स्टार्टिंग होती है। बट उसके बाद भी इंडिया में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ से अभी भी कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा था दैट इंडिया विल बिकम सोवरेन कंट्री, ठीक है, कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा था। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सो लेट्स कंटिन्यू। तो 1909 तक हमें कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा था कि India will become a sovereign country. So thankfully, in the next part of our series, we will try to understand how Mahatma Gandhi gave us the actual roadmap for the independence. Because इससे पहले जो सारी चीज़ें हो रही थी वो एक औपचारिकता हो रही थी, वो फॉर्मेलिटीज़ हो रही थी। Because before it was a British, it was primarily British convenience rather than our freedom, our independence. Then it was the arrival of Mahatma Gandhi. तो आगे बढ़ने से पहले आई थिंक वी शुड आस्क टू ईच अदर, इवन वी शुड आस्क टू आवर सेल्फ, क्या वी शुड आस्क टू आवर सेल्फ वेदर ही इज करेक्टली मैंशन और एज टाइप रिकॉग्नाइज एज फादर ऑफ द नेशन. So let's try to understand it, not politically but by political. So तो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग. महात्मा गांधी अराइव्स इन द पिक्चर. अब इसका क्या एस्पेक्ट है? सो वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट महात्मा गांधी इन दिस स्टोरी ओनली? इफ आई से महात्मा गांधी, I do not by any means that I discount the facts
कि इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल में उसमें लोग इन्वॉल्व हुए थे। उसके बाद हमारे जो लीडर्स जस्ट लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू एंड सभी लीडर्स, अगर मैं नाम लेने बैठूँ तो बहुत टाइम निकल जाएगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इतने सारे लीडर, हमारे ग्रेट लीडर्स जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। इवन एवरी हाउस ऑफ इंडिया गॉट पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इंडिया के हर एक घर ने अपना सहयोग दिया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। देन वाई वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट महात्मा गांधी? बिकॉज ही वॉज मास कम्युनिकेटिंग लीडर एंड ओनली एन एग्जाम्पल, ठीक है। ही वॉज मास कम्युनिकेटिंग लीडर एंड ओनली एन एग्जाम्पल दैट एवरी अदर लीडर जिन्होंने उन्हें फॉलो किया। तो ठीक है, तो ये कंडीशन थी कि इसलिए हम लोग, बट क्वेश्चन अभी भी वही है कि भाई हम महात्मा गांधी को के बारे में ही सिर्फ यहाँ डिस्कस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया क्या था? इंडिया वाज अ कॉलोनी और इंडिया को बनना था इंडिपेंडेंट। सो कॉलोनी से लेकर इंडिपेंडेंस तक का जो सफ़र था वो सडन होने वाला नहीं था भाई। हम लोग ब्रिटिशर्स को लात मार कर ऐसे बाहर नहीं फेंक सकते थे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम लोग ब्रिटिशर्स को इंडिया से लात मार के बाहर फेंक सकें। सो देयर हैज़ टू बी अ सीक्वेंस, देयर हैज़ टू बी अ रोड मैप फॉर द इंडिपेंडेंस, बट द रोड मैप वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। द रोड मैप ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, और उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि उस रोड मैप को समझना और पूरी मास पूरी जनता को उस रोड मैप को समझाना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। अगर हम बात करें तो यू आर अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, you all are very intelligent, you all are very expert and you are preparing for civil services, you are preparing for UPSC, तो I think you know everything, ऐसा मुझे लगता है। तो if I ask टेक्निकली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेक्निकली कॉलोनी, ठीक है, उसके बाद हमें बनना था डोमिनियन एंड वन फाइन डे वी हैड टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ कॉलोनी, व्हाट इज़ द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ डोमिनियन एंड व्हाट इज़ द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो शायद आपको इसको समझने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इवन आप में से बहुत सारे लोग इसको ये पता भी होगा, क्यों? बिकॉज यू आर अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट। बट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया में आज भी 90% पीपल ऑफ इंडिया दे डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ कॉलोनी, दे डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ डोमिनियन। चलो ठीक है, डोमिनियन और कॉलोनी तो क्या तेल लेने, दे डोंट नो द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ independence. So my friends, let's get back to 1909, the Indian Council Act 1909, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का लिटरेसी रेट उस टाइम पे 6 to 7% था। तो कैसे हमारे मास लीडर्स ने 6 to 7% वाली कंट्री को, 6 to 7% लिटरेसी रेट वाली कंट्री को यह समझा दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि उन्हें समझाने की ज़रूरत क्या थी भाई? इसका इंडिपेंडेंस से क्या लेना देना कि उन्हें ये समझाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने हमें मिलिट्रली स्लैब बनाया था, स्लैब नहीं बनाया, सॉरी, ब्रिटिशर्स ने हमें मिलिट्रली स्लैब नहीं बनाया था, ब्रिटिशर्स ने हमें पॉलिटिकल एंड लीगल स्लैब बनाया था। ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड इंडिया politically and legally. So now I'm asking again, what is the definition of colony? Colony means when a strong state take control over a small state or weak state by political and legal means, ठीक है। तो हम लोग जो थे वो हम लोगों के ऊपर पॉलिटिकल एंड लीगल ऑक्यूपेशन किया गया था, ना कि मिलिट्रली, ठीक है। अगर हम लोग मैं बात करूँ 1930 की, तो 1930 के टाइम पे इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो था 30 करोड़, और 30 करोड़ जनता के ऊपर ब्रिटिशर्स की अगर मैं बात करूँ तो 1,05,000 ब्रिटिशर्स उस टाइम पे इंडिया में थे। मतलब कि उस पॉपुलेशन का 1% भी ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे। उसके बाद भी वो हम लोगों पर रूल कर रहे थे, क्यों? क्योंकि मिलिट्री बेस पे नहीं कर रहे थे, मिलिट्री के बेस पे नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने पॉलिटिकल और लीगल हम लोगों को ऑक्यूपाइड किया था, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ब्रिटिश आर्मी की बात करूँ, जो ब्रिटिश सेना में सैनिक थे या ब्रिटिश उस टाइम पे पुलिस के जो सैनिक थे,
वो मैक्सिमम इंडियंस ही थे, ब्रिटिशर्स तो सिर्फ टॉप ऑफिसर्स थे, ठीक है। तो मिलिट्री तो हम इंडियंस की ही थी ना, पॉलिटिकल और लीगल रूल तो वो कर रहे थे। तो इसलिए इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसे, इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसे रिवॉल्यूशन, सिर्फ रिवॉल्यूशन नहीं कहा गया, उसे फ्रीडम स्ट्रगल कहा गया। क्योंकि अगर हम बात करें यूएस रिवॉल्यूशन की या फ्रांस रिवॉल्यूशन की, तो वो रिवॉल्यूशन है क्यों? क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक ने मिलिट्रली अपने आप को मिलिट्रली उसमें कन्वर्ट किया, मतलब एक लड़ाई लड़ी, ठीक है। वो वेपन्स के थ्रू रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, इसलिए वो उसको रिवॉल्यूशन कहा गया। और इंडिया का जो रिवॉल्यूशन था वो मास के थ्रू हुआ, लोगों के थ्रू हुआ, वो एक फ्रीडम स्ट्रगल था, एक एक इंसान ने उस स्ट्रगल में पार्ट लिया था, ठीक है। और उसके बाद अगर वर्ल्ड के सारे रिवॉल्यूशन की हम लोग बात करें, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, तो इंडिया का ही एकमात्र ऐसा फ्रीडम स्ट्रगल था जिसमें सबसे कम लोगों की डेथ हुई ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्रीडम स्ट्रगल की, तब इसमें ऑब्वियसली जब लीगली बात कर रहे हैं, पॉलिटिकली बात करें, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज होगी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जब फ्रीडम स्ट्रगल पॉलिटिकल एंड लीगल होता है तब बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में। तब कॉन्स्टिट्यूशन की एक भाषा होती है, कानून की भाषा होती है, लीगलिटी की भाषा होती है। तो समबडी हैज़ टू एक्सप्लेन इट। तो अब हम लोगों को इस चीज़ को समझने में इतना टाइम लगा, तो आप ये सोचो कि महात्मा गांधी एंड अदर जो मास लीडर्स थे, उन्होंने 6 to 7% लिटरेसी रेट वाले देश को एक कैसे समझाया होगा। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड कि वो जो मास लीडर्स थे, महात्मा गांधी थे, उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा। दे गेव अस एक्चुअल रोड मैप ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने सिखाया भाई कि कैसे जाओगे आप कॉलोनी से इंडिपेंडेंस तक, कैसे जाओगे आप पॉलिटिकल एंड लीगल ऑक्यूपेशन से पॉलिटिकल एंड लीगल सोवर्निटी तक। सो माय फ्रेंड्स, दिस इज़ द स्टोरी आई वांट टू स्टार्ट। सो अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के टाइम ये जो ड्यूरेशन था, वो ड्यूरेशन था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, 1915 से लेके 1919 तक जो था। दैट टाइम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट प्लेड ए वेरी क्रूशियल रोल। सो इससे कारण जो ब्रिटिशर्स है वो बहुत वीक हो चुके थे, बिकॉज दे ऑलरेडी एनरोल्ड इन यूरोपियन वॉर, तो ऑलरेडी बहुत वीक थे। वर्ल्ड वार के बाद वो और ज़्यादा वीक हो चुके थे। उसके बाद एक और चीज़ हुई, प्लस गांधी अराइव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, देन द कांग्रेस गॉट द न्यू कलर ऑफ न्यू आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। देन दे आस्क्ड कि भैया अब क्या करना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि सबसे पहले हमें चाहिए क्या, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो उन्होंने सबसे पहले डिमांड की क्या, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस टाइम के इस फ्रीडम स्ट्रगल को कोई नाम दो, तो मैं इस फ्रीडम स्ट्रगल को नाम दूंगा स्ट्रगल ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्योंकि बिकॉज प्रोविंसेस से जो उनकी लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई थी ब्रिटिशर्स ने, वो उन्हें पहले वापस चाहिए थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिमांड की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। तो उसी के साथ क्या पास किया, उसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा गया, या इसे इट इज़ पॉपुलरली नोन एज मॉनफोर्ट रिफॉर्म। तो मॉन्टेग्यू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड चेम्सफोर्ड वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसमें से डिमांड क्या की भाई कि हमको चाहिए क्या, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने सबसे पहले क्या किया, जो लेजिस्लेचर लिस्ट थी उसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। जैसे ये लेजिस्लेचर लिस्ट है, इसको इन लोगों ने डिवाइड किया क्या, दो पार्ट में, प्रोविंशियल लिस्ट एंड फेडरल लिस्ट। तो प्रोविंशियल लिस्ट के साथ इन लोगों ने एक बहुत ही मज़ेदार गेम खेला, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स तो गेम खेलने में माहिर थे ना, उन्हें तो किसी तरह भी तो इंडियंस को परेशान करना है, और किसी भी तरह की उन्हें ये लगा कि भाई हम लोग इंडिया को ना छोड़े, वैसे इस पर रूल करते रहे। तो इन्होंने बहुत ही दे प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल विथ द प्रोविंशियल लिस्ट। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको इन लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर लिस्ट। तो रिजर्व लिस्ट ये जो था
ये था कि इसमें जो भी चीज़ होगी वो होगी विद द एडवाइस, विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इसमें जो चीज़ होगी वो होगी विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर था उसको कहा गया डायआर्की। समझ में आया कि डायआर्की किसको कहा गया? तो ये पूरा स्ट्रक्चर था, इसको कहा गया डायआर्की। डायआर्की मीन्स डिवीजन ऑफ पावर, जो कि रोम में होता था, स्पार्टा में होता था। वो प्रोसेस इन लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया। हम मांग रहे थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इन्होंने हमें दे दिया क्या? डायआर्की। उसके अलावा इन्होंने हमें दिया बाइकैमरलिज्म। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाइकैमरलिज्म? बाइकैमरलिज्म में मतलब होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब आपका काउंसिल ऑफ स्टेट भी होगा एंड आपका जो हाउस ऑफ पीपल होगा। काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको आज हम राज्यसभा बोलते हैं। तो भैया हमने ब्रिटिशर्स से कहा कि भैया हम तो आपसे मांग रहे थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या? पहला डिवीजन ऑफ पावर, एंड सेकंड क्या? सेकंड बाइकैमरलिज्म। ब्रिटिशर्स बोलते भाई दे तो दिया हमने आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन पावर? हमने आपको प्रोविंशियल लिस्ट दिया, फेडरल लिस्ट दिया, एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली what was happening that time in India. All the important powers were kept in federal list, and at the provincial list all the important power were kept in reserve list. So हम मांग रहे थे भाई क्या? हम मांग रहे थे ट्रू सेंस ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एंड व्हाट दे gave us फॉल्स सेंस ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। उसके बाद इन्होंने हमें क्या दिया? बाइकैमरलिज्म दिया। ठीक है, बाइकैमरलिज्म इन्होंने दिया। ठीक है, वो हम मानते। इन लोगों ने हमें क्या दिया? बाइकैमरलिज्म। तो इन्होंने कहा देखो गांधी जी, हमने आपको बाइकैमरलिज्म दे दिया, और अब काउंसिल ऑफ स्टेट की क्या बात करते हो? काउंसिल ऑफ स्टेट तो जो है वो सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, बट दिस वॉज नॉट अ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एज वी वर एक्सपेक्टेड। बट जो मिला कुछ टाइम तक उसके साथ कंटिन्यू करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने हमें क्या दिया? उसके बाद इन्होंने हमें दिया कि भाई चलो ठीक है, 3 इंडियंस मेंबर्स को अलाउड किया आउट ऑफ 6 ऑफ द वाइसराय काउंसिल ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, उसके बाद आपको सेपरेट इलेक्टोरेट याद होगा 1909 का, जो मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया था, उसको एक्सटेंडेड किया गया। किसके लिए? उसको एक्सटेंड किया गया, जस्ट अ मिनट, फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस के लिए। उसके बाद इन लोगों ने हमें एक फ्रेंचाइज दिया, मतलब 10% इंडियंस को वोटिंग करने का राइट दिया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ब्रिटिशर्स ने हमें कभी नहीं दिया। तो जब हम लोग सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना बड़ा उपकार किया है इंडियंस के ऊपर, हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देकर। हाई कमिश्नर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन लंदन एंड ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड CPSC मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड। उसके बाद एक और चीज़ हुई इस एक्ट में, क्या हुआ? सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। मतलब आपसे जो होगा सेंट्रल बजट अलग होगा, प्रोविंशियल बजट अलग होगा। जैसा आज की कंडीशन में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अलग होता है एंड स्टेट्स जो गवर्नमेंट्स हैं इंडिया में उनका बजट अलग होता है। ठीक है, उसके बाद ना क्या हम लोग क्या मांग रहे थे? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, इन लोगों ने हमें क्या दे दिया? फॉल्स सेंस ऑफ ऑटोनॉमी। ना इन लोगों ने हमको ट्रू डिवीजन ऑफ पावर दिया, ना ट्रू बाइकैमरलिज्म दिया। और उसके बाद इन लोगों ने ये सारी चीज़ पुट कर दी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, और दे दिया गांधी जी को, रेस्ट ऑफ द कांग्रेस को। एंड दे सेड टू गांधी जी, देखो गांधी जी, आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांग रहे थे, हमने दिया ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, देखो दिया ना। अब तो आप खुश हैं? नाउ आर यू हैप्पी? तो इस चीज़ से एक चीज़ समझ में आ गई थी कि इन दोनों प्रोविजन से हम लोगों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो नहीं मिलने वाला। ये बात फिक्स थी। सर ब्रिटिशर्स प्लेइंग देयर गेम विद अस, तो गांधी जी बिकम वेरी वेरी एंग्री एंड अबाउट इट, एंड he launched popularly the NCM, so the non-corporation movement. So I hope you realize कि the non-corporation sets everything has got to legal and political requirements.